चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक ऐसी राइटिंग जो कि है हमारा भारत में स्त्री जाति से द्वेष की जड़ें जो है वो बहुत ही लंबी है। इसके ऊपर आज ऐसे के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इस ऐसे की शुरुआत आप चाहे तो किसी कोट्स के साथ या फिर किसी घटना के साथ कर सकते हैं। इससे मैंने जैसे इसको स्टार्ट किया है तो मैंने एक कोट से स्टार्ट किया है कि तन के भूगोल से परे मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास। कभी पढ़ा है उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को। अगर नहीं तो क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से पढ़े एक स्त्री के बारे में। ऋग्वेद में लिखा है किसी पदार्थ के अर्धांश की भांति नारी और पुरुष बराबर है। उपनिषदों में भी वर्णित है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा न तो पुरुष है और ना ही नारी। इसके अलावा एक सामान्य पुरुष की भांति नारी घरेलू कार्य कर रही है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में विकास कर रही है। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स की भांति अंतरिक्ष की सैर कर रही है, तो पीवी सिंधु साक्षी मलिक की भांति ओलंपिक में मेडल भी ला रही है। तो क्या कारण है कि उसे सामान्य मनुष्य तक नहीं समझा जाता, उससे द्वेष रखा जाता है। और प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका शिमोन दबोउआ की भाषा में कहे तो उसे सेकंड सेक्स अर्थात दूसरा लिंग समझा जाता है। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि नारी द्वेष क्या है, यह किन कारणों से उत्पन्न होता है, इसकी जड़ें अर्थात तीव्रता कितनी गहरी है और कितने स्तरों पर फैली है। साथ ही इससे निपटने के उपाय पर भी विचार करने की आवश्यकता है। शाब्दिक अर्थ पे ले तो स्त्री द्वेष का अर्थ है नारी के प्रति घृणा, घृणा की भावना। किंतु समाज शास्त्रीय व्यवस्था से इसके अर्थ अधिक स्पष्ट होंगे। यहाँ सर्वप्रथम जेंडर व सेक्स में विभेद करना जरूरी है। सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है, जबकि जेंडर एक समाज शास्त्रीय। अब यदि इन जैविक भिन्नताओं के आधार पर किसी को समाज में भिन्न माना जाए तो यह जेंडर की अवधारणा है। और इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर जो पूर्वाग्रह विकसित होते हैं उसे लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इन्हीं लैंगिक पूर्वाग्रहों से जन्म होता है स्त्री द्वेष का, जिसमें स्त्री के प्रति घृणा, उसका सम्मान न करना, उसे साधन या वस्तु समझना और केवल स्त्री होने के कारण ही उसे विभिन्न आरोपों से मुक्त करना। जैसा कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंद पंथ ने कहा है, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे न नर पर औषित। इसी द्वेष की जड़ों के इतिहास पर नजर दौड़ाए तो तस्वीर स्पष्ट करना आसान है। जहां विश्व में प्राचीन यूनान में एफ्रोडाइटी जो प्रकृति की देवी हुआ करती थी आदि, और पाइलस एथिना जो बुद्धि की देवी हुआ करती थी, इन देवियों के सम्मान में स्त्री की पूजा की जाती थी। वही समय बीतते बीतते पूजा समाप्त हुई और नारी को द्वितीय दर्जे का माना जाने लगा। प्लेटो एक दार्शनिक शास्त्र है। प्लेटो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में नारी की सत्ता कम आंकते हुए उसके कार्यों का विभाजन किया, तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटी नारी को दास तुल्य बता दिया। इसी प्रकार भारत में जहां वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, लोपायुद्ध जैसी विदुषी महिलाएं भी, समय के साथ उत्तर वैदिक काल के बाद उन पर विदिश बंदिशों की झड़ी लगा दी गई। मध्यकाल में तो जकड़न इतनी गहरी थी कि कबीर और तुलसीदास जैसे प्रगतिशील कवियों ने भी समतामुलन भक्ति आंदोलन के आलोक के पश्चात भी इन पर विरोधी कलम ही चलाई। जहां तुलसीदास ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल तारना के अधिकारी
कहकर नारी को केवल पीटने योग्य बताया है, तो कबीर दास ने नारी को पुरुष की प्रगति में बाधक बताया है। वो लिखते हैं कि नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तीन की कौन गति, जो नित नारी के संग। मतलब कि अगर नारी की परछाई अगर सांप पे पड़ जाए तो वो भी अंधा हो जाता है, नारी के साथ रहने से कोई प्रगति नहीं होती है, ऐसा उन्होंने बोला है। आधुनिक काल में भी स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों में नारियों के व्यापक योगदान के बावजूद उनकी दशा में व्यापक सुधार नहीं हुआ है। और तो और लैंगिक समतापूलक समाज के सपने सपने युक्त संविधान को अपनाने के बावजूद नारी समता के मसले पर संविधान निर्माताओं के सपनों को बहुत सफर करना होगा। इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाने के बाद हमें स्तरों को देखना होगा जहां जहां स्त्री द्वेष प्रवृत्ति विद्यमान है। यदि मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो भारत में क्या संपूर्ण विश्व में कई मामलों में नारी को दूसरे दर्जे का वस्तु या साधन समझा जाता है। पाकिस्तान जैसे देशों में तो औरत की गवाही को पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता, उन्हें रहस्यवादी, अविश्वसनीय और बुद्धिहीन समझा जाता है। मीडिया, किताबें, विज्ञापन आदि में भी इन्हें वस्तु के रूप में ही परोसा जाता है। जैसे कि एक महिला शायर ने बयां किया है कि कौन जिस्म से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी है इस नगरी में। इसी प्रकार समाज में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। महिलाओं की भूमिका घर की चार दीवारी तक सीमित रखी जाती है। उनका प्रमुख कार्य संतान जनने व लालन पालन करने तक ही सीमित रखा जाता है। समाज में स्त्री पर पुरुष का प्राधिकार व्याप्त होता है। पंचायतों में आरक्षण के बावजूद सरपंच पति की अवधारणा विद्यमान है। दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियों अभी भी बड़े स्तर पर विद्यमान है। इसी तरह से एक कोर्ट्स, हर घर घर में शमशान घाट है, घर घर में फांसी घर है, घर घर में दीवारें हैं, दीवारें से टकराकर मरती है वो, मरती है आंधी दुनिया, सारी मानवता मरती है। इस संदर्भ में जहां आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व असमान है, विश्व बैंक के अनुसार भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 22% ही है। वही वेतन अंतराल, पिंक कॉलर जॉब्स तक पहुंच, कार्यस्थल पर हिंसा, ग्लास सीलिंग जैसी समस्याएं वो अवधारणा अभी भी व्याप्त है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भी महिलाएं रात में शिफ्ट करने से कतराती हैं, क्योंकि हिंसा व उत्पीड़न का खतरा ऑफिस, रास्ते में, कैब में, हर जगह व्याप्त है। जैसा कि एक शायर ने लिखा है कि औरतें काम करने के लिए बदन घर पर रखकर, कि जिस्म जो खाली मिला तो मर्द आ बैठे। इसी तरह राजनीतिक स्तर पर देखें तो आजादी के 70-75 साल बाद आज आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, जबकि राज्य की विधानसभाओं में केवल 9% ही विधायक महिलाएं हैं। पंचायत में स्थिति बेहतर है, किंतु वहां आरक्षण के प्रभाव का परिणाम है, न कि पुरुष और समाज के मानसिकता परिवर्तन का। तकनीकी स्तर पर भी महिलाओं में भेदभाव विद्यमान है। सभी महत्वपूर्ण आविष्कार या तकनीकें पुरुष को देखकर बनाई जाती है। बसों के बड़े स्टीयरिंग हो, ट्रैक्टर में ब्रेकों का आयतन नीचे होना, या मोबाइल की बड़ी स्क्रीन, सभी पुरुषों की सहूलियत हेतु निर्मित है। प्रसिद्ध लेखिका पुरोलिन क्रियाडो पेरेज ने अपनी पुस्तक द इनविजिबल वुमेन में इसी परिप्रेक्ष्य में बताया है कि फिटनेस ट्रैकर जैसे उपकरण महिलाओं के घरेलू कार्यों की गणना नहीं करते। कुछ अन्य स्तरों की बात करें तो सांस्कृतिक स्तर पर प्रचलित मुहावरे
जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का, आदि पूर्वाग्रह का परिणाम ही है। फिल्मों के स्तर पर भी मदर इंडिया 1952 में जो आई थी, अस्तित्व जो 2000 में आया था, या वो हालिया फिल्म पिंक जैसी फिल्में, सभी बताती है कि महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन किस प्रकार किया जाता है, उसका वस्तुकरण किस प्रकार किया जाता है, उनकी भावनाएं, इच्छाएं समझने का प्रयास नहीं किया जाता। हिंदी कवित्री निर्मला पुत्तुल ने कहा है कि उसके चेहरे में बसी है एक पीड़ा, जब वह हंसती है तो वह और उभर आती है। कितना कम जानता हूं उसे, नहीं, उस चेहरे को नहीं, उस पीड़ा को। इस प्रकार हर स्तर पर बयां करता है कि यत्र नर्यास्तु उष्यते रमन्ते तत्र देवता। रूपी दर्शन वाले देश भारत में स्त्री द्वेष की जड़ें अत्यंत गहरी है और उनका फैलाव भी अनेक स्तरों पर है। साथ ही इन जड़ों का पोषण व्यक्ति, समाज, देश में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रह व पितृसत्तात्मक मानसिकता करती है। अब अंतिम प्रश्न यह है कि इस प्रकार की मानसिकता का उन्मूलन किस प्रकार संभव है। दरअसल यह समस्या बहुआयामी है, तो इसका समाधान भी बहुआयामी ही होगा। सबसे पहले हमें पुरुषों की मानसिकता परिवर्तन का प्रयास करना होगा। यह कार्य अच्छी मूल्य परक शिक्षा, जागरूकता अभियान, अच्छे साहित्य से अवगत कराने जैसे प्रोत्साहक उपायों के साथ साथ कड़े कानून के दंड जैसे निवारात्मक उपायों के साथ होगा। दूसरे स्तर पर महिला सशक्तिकरण के सभी स्तरों पर प्रयास करना होगा। परिवार, समाज से लेकर महिलाओं के संवैधानिक व कानूनी उपायों को अक्षरश लागू करने जैसे प्रयास करने होंगे। जेस मिल के लेख सब्जेक्शन ऑफ वुमेन से विचार ले तो हमें महिलाओं को प्रतिस्पर्धा में लाना होगा, उन्हें अवसर देने होंगे, उनमें आमन आत्मनियंत्रण, आत्मचेतना आदि भावनाएं व संसाधन पर नियंत्रण का विकास करना होगा। इसके लिए उन्हें संसद व विधायिका में आरक्षण, समान आर्थिक विकास, समान वेतन आदि उपायों से प्रोत्साहित करना होगा। अंतिम स्तर कानून के प्रभावी निर्माण व क्रियान्वयन से है, जहां महिला उन्मुख नीति निर्माण, जेंडर बजट, महिला सहभागिता सृजन, मनरेगा, महिला संवेदनशील क्रियान्वयन करना होगा, ताकि भविष्य में इस समस्या पर नियंत्रण लाया जा सके। सारांश कहा जा सकता है कि माना इस समस्या की जड़ें गहरी है, समस्या बहुआयामी है, इस स्तर पर फैली है, किंतु समस्या का समाधान न करना समस्या को बढ़ाना ही है। इसके लिए जरूरत है कि महिलाओं को एक सामान्य मानव के रूप में समझने की, उनसे सहज व्यवहार की, पुरुष महिला अन्योन्याश्रय की और समाज की दम घुटू रूढ़िवादिता जंजीरों को तोड़ने की। मध्यकाल में जिस प्रकार मीराबाई ने अपनी स्वतंत्र व्यक्तित्व कायम किया, पश्चिम में मैरी वाल्सनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन लिखकर महिला विरोधी धारणा को चुनौती दी, भारत में टेसी थॉमस जैसी महिलाओं ने मंगलयान को मूर्त बनाया। वैसे ही उदाहरणों से महिलाओं को प्रेरित करना होगा, ताकि सतत विकास लक्ष्य 5 को या संविधान का समता मूलक समाज, ये सभी स्वप्न पूरे किए जा सके। जैसा कि प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार ने कहा है, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग, अब आग जलनी चाहिए। यहाँ से अपना ऐसे को खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।